वो घड़ी आ गई है जिसका एक हफ्ते से इंतजार था। भारत बनाम न्यूजीलैंड वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। पाकिस्तान की तो जगह तय हो गई है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी अटपटी सी बात है कि ये ग्रुप में कई टीमों ने 3 मुकाबले खेल लिए होंगे और यहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड ने तो अभी एक ही मैच खेला है। बहरहाल इसका फायदा मिलेगा टीमों को कि रणनीति में कुछ बदलाव लाएं, सोचने का समय मिलेगा, या फिर उनकी रिदम ब्रेक हो जाएगी, ये तो मुकाबले में ही पता चलेगा। विस्तार से इस मैच पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे अजीत अगरकर। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। तो अजीत, सबसे पहला सवाल तो ये होगा भारतीय टीम के नजरिए से कि क्या बदलाव होंगे, एक एक करके उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हार्दिक पांड्या से। पिछले 2 दिन से मैं टीम के प्रैक्टिस विजुअल्स देख रहा हूं और वहां पर हार्दिक गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर वो फिट है गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि नेट फिटनेस मैच फिटनेस अलग होती है, तो क्या वो खेलते हैं या अभी भी आप ईशान किशन को लाना चाहेंगे? आई थिंक 2 दिन नेट्स में अगर बॉलिंग करके कोई तैयार होगा जिसने आई थिंक 6-8 महीने बिल्कुल गेंदबाजी नहीं की है, तो मेरे लिए एक मिरेकल होगा कि मैच फिटनेस अगर आ गई। कोशिश तो उन्होंने की है, वो अच्छी बात है, लेकिन ये कोशिश 2 प्रैक्टिस मैचेस में होनी चाहिए थी। तो अ, जरूर 4-5 दिन है, लेकिन अगर वो 5 दिन या 6 दिन जो ब्रेक था इंडिया को पहले मैच के बाद, उसमें अगर 2 ही दिन गेंदबाजी की है, तो मैं नहीं समझता ये मैच फिटनेस उनकी आई होगी। तो थोड़ा रिस्क जरूर है कि कोई इंपॉर्टेंट ओवर वो मैच चेंज हो सकता है, लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट बेहतर जानता होगा। मुझे अगर डिसीजन लेना हो तो वो दो दो दिन के नेट्स पे मैं उनको गेंदबाजी पे सिलेक्ट नहीं करूंगा। अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि वो बेहतर बल्लेबाज है, तो ठीक बात है, क्योंकि हमने देखा है कि छह छह बैट्समैन से भारत जाना चाहता है, लेकिन इस वक्त अगर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या में मुझे पिक करना हो तो मैं ईशान किशन को जरूर करूंगा पिक। चलिए, वहां पर एक चयन का सवाल हो गया। दूसरा ये आता है अब गेंदबाजी के नजरिए से, हम आंकड़े दिखा रहे। मोस्ट विकेट्स फॉर इंडिया इन T20 आई सिंस 2020, और तब से अगर आप देखें शार्दुल ठाकुर नंबर 1 पायदान पर है, 23 विकेट उन्होंने लिए और बहुत आगे हैं बाकी सबसे। चहल दूसरे पायदान पर आते हैं 11 विकेट, यानी अंतर हम देख सकते हैं बहुत ज्यादा है। यानी कि विकेट के लिहाज से तो इस वक्त नंबर 1 बॉलर वो साबित हो रहे हैं भारत के लिए। अब सवाल है अजीत, भुवी या शार्दुल आपके लिए? शार्दुल ठाकुर मेरे लिए आई थिंक, क्योंकि आपके पास नई गेंद से डालने के लिए एक विकल्प है जो वरुण चक्रवर्ती को आप यूज कर सकते हैं वहां। बुमराह शमी आपके पास है ही। और अगर भुवनेश्वर कुमार आपको नई गेंद से, देखिए विकेट मिलना ना मिलना हर एक दिन के ऊपर होता है, लेकिन कई बार लगता नहीं है कि कोई गेंदबाज आपको विकेट दिलवा सकता है, और शायद वो फॉर्म फॉर्म की वजह से, कोई किसी के क्वालिटी नहीं। भुवनेश्वर कुमार हम जानते हैं उनकी क्वालिटी कितनी, उन्होंने इतने सालों से कितनी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन इस वक्त फॉर्म नहीं है और वो एक्सेप्ट करना चाहिए कभी कभी। ये नहीं है कि बहुत सारे चेंजेस करने चाहिए क्योंकि हारे हो, लेकिन कभी कभी प्लेयर का फॉर्म नहीं होता। तो जो बेहतर कर सकता है शायद, तो उसको इंक्लूड करना चाहिए। और शार्दुल ठाकुर आपको मिडल ऑफ द इनिंग शायद डेथ में एक आध 2 ओवर करेंगे, तो मे बी शमी और बुमराह से आप अलग तरीके से अटैक कर सकते हैं शुरुआत में। तो मेरा मानना है कि भुवनेश्वर कुमार की जगह, अगर आप 5 गेंदबाजों से खेल रहे, तो शार्दुल ठाकुर की जगह जरूर बनती है। एक तो चयन का सवाल था भारतीय टीम के सामने, एक और बहुत बड़ा सवाल इस वक्त जिसकी चर्चा हो रही है अजीत, वो है रिकॉर्ड बनाम न्यूजीलैंड। और हम देख रहे हैं लोएस्ट विन परसेंट फॉर इंडिया इन आईसीसी इवेंट्स। हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड का पलड़ा यहाँ पर भारी है। सिर्फ 25% मैच ही भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता है। क्या इस रिकॉर्ड को गंभीरता से लेना चाहिए? क्या ये चिंता का सबब होगा भारतीय टीम के लिए? बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए न्यूजीलैंड को, क्योंकि मैच विनर्स है उनकी टीम में। एडम मिल वापस आए। एडम मिल की क्वालिटी हम जानते हैं, अभी आईपीएल भी खेल रहे थे तो उनके क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि क्रिकेट है नहीं उनके पास। एक बहुत अच्छे कप्तान है विलियमसन में। देखिए भारत बेहतर टीम है ऑन पेपर, लेकिन खेलना होगा, क्योंकि जब से पाकिस्तान का मैच हुआ है 6 दिन हो चुके हैं, कोई क्रिकेट नहीं हुई है। कभी कभी हेल्प भी कर सकता है वो, कभी कभी बहुत ज्यादा ब्रेक भी हो सकता है। तो भारत को अपने बेस्ट पे खेलना होगा अगर न्यूजीलैंड को हराना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड टीम और उनका रिकॉर्ड दर्शाता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में वो कितना अच्छा करते हैं। अब हम अगले पॉइंट में अजीत 2 मैचअप्स के बारे में बात करेंगे। पहला आता है रोहित वर्सेस लेफ्ट आर्म सीमर्स। हमने देखा पिछले मैच में शाहिन शाह अफरीदी उन्हें आउट करते हैं। यहाँ पर उनके पास ट्रेंट बोल्ट है। पिछले मैच में न्यूजीलैंड ने, मैंने देखा था कि सैंटनर को थोड़ी गेंदबाजी दी थी पावर प्ले में। यहाँ पर आपको लगता है वैसा शायद ना हो, पूरी अटैक करें बोल्ट के साथ?
अ, जी हाँ, बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि देखा है कि लेफ्ट आर्म सीमर्स को सफलता मिली है भारत के टॉप ऑर्डर के खिलाफ, चाहे रोहित हो, केएल राहुल को, दोनों को बहुत अच्छी गेंदें थी शाहिन शाह अफरीदी की। और मुश्किल था कोई भी बल्लेबाज को वो गेंदें खेलना। तो अ, ट्रेंट बोल्ट एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो उनसे शुरुआत जरूर करेंगे। हमने देखा है वर्ल्ड कप में गेंद थोड़ी स्विंग भी हो रही है। तो नई गेंद के खिलाफ अगर ऊपर से आउट करते हैं भारत के बल्लेबाज, तो भारत पे और भी दबाव आएगा, क्योंकि पाकिस्तान 3 मैचेस जीत चुका है, भारत एक ही मैच खेला है अभी तक। तो भारत को पता है कि ये मैच अगर वो जीतता है तो शायद दूसरे स्थान या पहले या दूसरे स्थान पर आने के लिए फेवरेट हो जाएगा। लेकिन ये मैच वर्चुअल नॉकआउट नॉकआउट है नहीं, क्योंकि अब और भी टीमें हैं, अफगानिस्तान है जो डेंजरस हो सकती है, तो उनके खिलाफ भी अच्छा खेलना होगा। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर भारत नहीं जीतती तो क्वालिफाई होने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तो मैचअप जैसे आपने बात किया ओपनर्स बनाम जो लेफ्ट आर्म पेसर है, दूसरा हम विराट कोहली का देख रहे हैं, उनका रिकॉर्ड लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ बेहतर है, लेकिन एक गेंदबाज जो उन्हें फंसाते हैं वो है टिम साउदी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हम अक्सर बात करते हैं ना, जिमी एंडरसन उन्हें आउट करते हैं, लेकिन टिम साउदी की भी उतने ही विकेट है, 10 बार वो विराट कोहली को आउट कर चुके हैं, टाइड विद जिमी एंडरसन। तो ये चुनौती होगी भारतीय कप्तान के लिए, जो अब फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। चुनौती बिल्कुल होगी, और सेम तरीके के गेंदबाज है। ऑब्वियसली एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा सक्सेस टिम साउदी से पा लिए, और ज्यादा लंबे समय तक खेले, लेकिन आउटस्विंग गेंदबाज है दोनों। हम जानते हैं शुरुआत में इनिंग्स के विराट कोहली को थोड़ी सी दिक्कत होती है अगर स्विंग हुई बॉल तो। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ी सी अलग बात है, सक्सेस जरूर मिला होगा, और अच्छे लगे पहले मैच में, बहुत एक इंपॉर्टेंट इनिंग खेले, इसलिए भारत मैच में वो 150 तक पहुंच पाया। नहीं तो वो जल्दी विकेट्स के बाद शायद और उन्होंने वहां अपनी क्वालिटी दिखा दी विराट कोहली ने। तो मुझे नहीं लगता विराट कोहली कोई ज्यादा सोच रहे होंगे। लेकिन न्यूजीलैंड का जरूर प्लान होगा जब आते हैं बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि कोई भी गेंदबाज को अगर सक्सेस मिला हो किसी बल्लेबाज के खिलाफ, तो उसका भी आत्मविश्वास उतना बेहतर होता है। और 3 नंबर पे जो भी खेलता है किसी भी टीम के लिए, वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है। भारत के पास और भी अच्छे बल्लेबाज है, तो अगर जल्दी विकेट गिरती है भारत की, तो जरूर अटैक करेंगे विलियमसन सऊदी के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता विराट कोहली ज्यादा चिंतित होंगे, खास करके व्हाइट बॉल क्रिकेट। अक्सर जब भी भारतीय बैटिंग की बात होती है तो रोहित शर्मा, विराट कोहली की चर्चा होती है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, पिछले साल 2 साल में व्हाइट बॉल में और खासतौर पर T20 फॉर्मेट में केएल राहुल शायद सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल बैट्समैन रहे भारत के लिए। अच्छा संकेत अजीत यहाँ पर है, जो हम आंकड़ों के नजरिए से दिखा रहे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें खेलना बहुत पसंद आता है। T20 आईज में सिर्फ वेस्ट इंडीज एक टीम है जहां पर उनकी एवरेज न्यूजीलैंड से ज्यादा है, न्यूजीलैंड के साथ उनकी एवरेज दूसरे पायदान पर यानी कि 56 की है। तो ये भारतीय नजरिए से देखें, केएल राहुल का फॉर्म में आना, वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट देना बहुत जरूरी होगा। जी हाँ, आई थिंक एक स्पेशल डिलीवरी ने या बॉल ने उनको आउट किया पहले मैच में। क्योंकि जिस तरीके के फॉर्म में है वो, मुश्किल है उनको आउट करना, अगर थोड़ा सा समय निकल जाए तो। एक अच्छी गेंद ने आउट किया, एंड यू एक्सेप्ट दैट एज अ बैट्समैन। लेकिन की प्लेयर है, मैंने कहा था कि भारत के लिए आई थिंक एक्सपेक्ट करे, अगर वो अच्छा नहीं खेलते तो ये मुश्किल हो सकती है इस वर्ल्ड कप में इतने अच्छे फॉर्म में, कि ना केवल रन बनाते, बड़े रन बनाते और तेजी से बनाते जिस तरीके से खेलते। और उनको कोई कोई ऐसी कोई वीकनेस नहीं है उनके गेम में कि तेज गेंदबाजों के खिलाफ या स्विंग गेंदबाजी के खिलाफ या स्पिन के खिलाफ, और बहुत अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, तो उनका खेलना बहुत जरूरी होगा। अगर वो अच्छे रन बनाते हैं भारत के लिए, तो आई थिंक भारत एक अगर चेस कर रहे हो तो आराम से चेस कर देंगे। अगर स्कोर टारगेट सेट कर रहे हो तो एक अच्छा टारगेट सेट होगा। लेकिन केएल राहुल की बैट्समैन है भारत के। अगर केएल राहुल की बैट्समैन भारत के लिए है, पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि केन विलियमसन का विकेट सबसे अहम होगा जहां तक न्यूजीलैंड की बैटिंग का सवाल है। अच्छी बात यह है अगर भारत के नजरिए से देखें अजीत, तो वो ये कि नॉट इन बेस्ट ऑफ फॉर्म आप कहेंगे केन विलियमसन इस साल, खास तौर पर अगर देखें तो। लेकिन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और क्वालिटी अटैक के सामने हमेशा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपके अगर लाइनअप में हो तो आसानी हो जाती है। खास करके हमने देखा पिछले मैच में जो विकेटें गिरी और अच्छी गेंदबाजी हो रही थी सामने, तो विराट कोहली जैसा प्लेयर आपको जरूरी होता है। वही वही काम केन विलियमसन करते हैं। तो उनके इर्द गिर्द एक्सप्लोसिव प्लेयर्स है, लेकिन उनका वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हैं, और भारत 2 स्पिन गेंदबाज तो खेलेगा ही। तो हम्म, उनके खिलाफ जैसे वो मिडिल ओवर्स में खेलते हैं, शायद वहां से न्यूजीलैंड का गेम सेट होता है। इम्पोर्टेंट होगा रोल, जैसे
आई थिंक और भी प्लेयर्स हैं उनके टीम में, लेकिन विदाउट डाउट उनके मेन बैट्समैन है। इसके बावजूद कि ये T20 क्रिकेट है, उनके मेन बैट्समैन है वो। जाते जाते अजीत, हम एक दर्शक से सवाल लेते हैं। हमारे इस सेगमेंट का नाम है कू किया क्या। और अजीत, सवाल आया अक्षय गाडेकर से, और वो हालांकि पूछ रहे थे भारतीय टीम के चेंजेस के बारे में, लेकिन आपने उसका जवाब तो पहले दे दिया। मैं इसलिए न्यूजीलैंड के नजरिए से यहाँ पर बात कर लेता हूं। उनके पास क्या ऑप्शन होगा? इससे पहले हमने देखा है 2 ही फास्ट बॉलर के साथ गए, तीसरा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन उनका नीशम रहा है। क्या ये सही होगा कि आप चाहेंगे कि आप मिल हैं, जेमिसन बैठे हैं, आप 3 फास्ट बॉलर लेके आए रेगुलर, चाहे एक ऑलराउंडर की जगह वो आ सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। एक एक्स्ट्रा सीमर को, अगर आउट एंड आउट सीमर चाहिए तो मिल को ला सकते हैं, क्योंकि थोड़ी दुबई के पिच में थोड़ी सी उछाल है, कभी कभी गेंद थोड़ी हरकत करती है, खास करके नई गेंद। और शारजा में खेले थे पिछला मैच, तो शायद इसकी वजह से दो दो ही सीमर खेले थे। और दुबई में शायद कंडीशंस अलग हो, और भारत के विकेटें लेनी होंगी। हमने देखा पाकिस्तान ने भी विकेटें ली तो उनका काम आसान हो गया। और विकेट्स लेने के लिए आपको आपको स्पेशलिस्ट गेंदबाजों की जरूरत होती है। तो सरप्राइज नहीं रहूंगा कि न्यूजीलैंड एक एक्स्ट्रा सीमर खिलाते हुए। तो आप देख रहे थे ESPN Cricket for T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू।